हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी की क्लास रहेगी। आज हम आपको हिंदी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें हम ऑप्शन के माध्यम से आपको पूरा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। जो आपको ऑप्शन में जो राइट आंसर है जो दिया गया है उससे हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको वहां से टॉपिक एकदम से क्लियर होता चला जाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और वीडियो को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या होगा, आपको बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। देखते हैं हमारे पहला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। क्रिया और धातु के अंत में जो पूछा जाए उस पर नीचे अंडरलाइन कर लें, उससे आपको क्वेश्चन में पता रहेगा क्या पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त क्रिया, सेकंड ऑप्शन है कृदंत क्रिया, थर्ड ऑप्शन है रंजक क्रिया और फोर्थ है मूल क्रिया। तो क्रिया और धातु की बात की जाए तो ये क्रिया धातु की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए, जब क्रिया और धातु के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं तो उससे कौन सी क्रिया बनती है। आपने पढ़ा होगा तो उससे बनती है कृदंत क्रिया। कृदंत तो तद्धित प्रत्यय पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, कृदंत क्रिया बनती है। कौन सी क्रिया बनती है, कृदंत क्रिया। और संज्ञा और सर्वनाम के पीछे जब प्रत्यय लगाकर उनसे बनती है तद्धित क्रिया। कौन सी बनती है, तद्धित क्रिया। तो इसमें हमसे पूछा गया क्रिया और धातु के अंत में बात की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन फर्स्ट में क्या दे रखा है, ऑप्शन संयुक्त क्रिया की बात। संयुक्त क्रिया तो संयुक्त में दो क्रियाओं के जुड़ने से बनती है, नई क्रिया बने वो संयुक्त क्रिया होती है। मूल क्रिया होती है, सारी रूढ़ क्रियाएं क्या कहलाती हैं हमारी मूल क्रिया, जैसे कि आना है, जाना है, पढ़ना है, जिनको तोड़ने से कोई अर्थ ना निकलता हो, वो क्या होती है, सारी मूल क्रियाएं यानी कि रूढ़ क्रियाएं होती हैं। रंजक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रिया होती है कोई अन्य क्रिया है, कोई क्रिया अन्य क्रिया के शब्दों के साथ, कोई क्रिया जो रंजक क्रिया है वो रंजक क्रिया अन्य क्रिया के शब्दों के साथ लगकर अपना क्या अर्थ खो देती है, और उसके जुड़ने से क्या हो जाती है, मुख्य क्रिया में जो बदलाव आता है वह नवीन होता है और नवीन और विशेष होता है। जो बदलाव होता है रंजक क्रिया के दौरान जो मुख्य क्रिया में बदलाव आता है वो नवीन होता है और एक विशेष बदलाव आता है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रंजक क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है, धातु के बाद व प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, सेकेंड ऑप्शन है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त क्रिया और फोर्थ है रंजक क्रिया। तो धातु में व प्रत्यय जोड़ने से, आपने अभी रंजक और संयुक्त क्रिया तो देख ली हुई, तो ये ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं, क्योंकि संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं के जुड़ने से बनता है, और रंजक क्रिया में पता है आपको ये मूल क्रिया के साथ जुड़कर क्या बनती है, अपना अर्थ खो देती है, और एक मूल क्रिया में एक जो नई क्रिया विशेष और नवीन क्रिया बनती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगा, तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में होता है क्या, जो कर्ता होता है वो स्वयं ना काम करवा के क्या किसी दूसरे से काम करवाता है। जैसे कि राधा अपनी नौकरानी से बच्चों को झूला झुलवाती है, राधा अपने बच्चों को शिवानी से खाना खिलवाती है। ऐसे जो आप खुद काम ना करके दूसरों को करने के लिए कहे, वही हमारी क्या कहलाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें व प्रत्यय आता है, जैसे कि खिलवाना है, पिलवाना है, ये सारी क्या है, ये हमारी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। खिलवाना और पिलवाना, इसमें व प्रत्यय आ रहा है, व। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, धातु के व प्रत्यय जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रथम वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता है
और कार्य करने की प्रेरणा देता है, किसी और को भी कार्य करने की प्रेरणा देता है और उस कार्य में क्या होता है, खुद भी सम्मिलित होता है। तो ऐसी क्रिया को प्रथम प्रेरणा, जैसे कि खुद शामिल होता है, दूसरों को सम्मिलित करता है। जैसे कि मोहन सबको भजन सुनाता है, जो मोहन है वो सबको भजन सुनाता है। तो मोहन जो मुख्य है खुद भी शामिल हो रहा है और दूसरों को सुनने के लिए तो दूसरों को लाएगा ना, तो जो दूसरों को सुनने के लिए दूसरों को लाएगा तो वही क्या हो जाएगी, हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अनुकरण क्रिया नहीं होगा, इनमें से कौन, जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इनमें से कौन सा है जो अनुकरण क्रिया नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मिमियाना, सेकंड ऑप्शन है हिनहिनाना, थर्ड ऑप्शन है झुटलाना और फोर्थ ऑप्शन है फड़फड़ाना। अनुकरण क्रिया क्या होती है? अनुकरण क्रिया होती है ऐसी क्रिया जो ध्वनि के अनुकरण पर, यानी कि जो ध्वनि है, पूर्व ध्वनि है, उनके अनुकरण पर बनती है। पूर्व ध्वनि के अनुकरण, अनुकरण मतलब किसी की नकल करना, अनुकरण मतलब जो काम कोई कर रहा है उसको देख के स्वयं करना, वही अनुकरण होता है। तो क्या है, तो पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है। तो पूर्व ध्वनि के मिमियाना है, जो मिमियाना है तो इसका क्या होगा, मिन मिन आना, मिन मिन से क्या बना, मिमियाना। मिन मिन जो था, मिन मिन से क्या बन गया, मिन मिन से बन गया मिमियाना। तो ये हमारी जो ध्वनि है, हमारी पूर्व ध्वनि है, इनसे नया शब्द क्या बना, अनुकरणात्मक जो क्रिया बनी कौन सी बनी, मिमियाना। हिन से क्या बना, हिन 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 से क्या बना, हिन हिनाना। झुटलाना, झुटलाना कोई अनुकरण क्रिया नहीं है, इसमें दो मतलब अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। फड़फड़ाना तो है, फड़फड़ाना, फड़फड़, फड़फड़ से क्या बना, फड़फड़ाना। तो जो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झुटलाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। बाकी सब क्या है, हमारी अनुकरणात्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को देखते जाएं सभी साथ में, क्योंकि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, क्रिया है, ये सारे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं आपके सारे एग्जाम में, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पंत की इस रचना में प्रगतिवाद का अंत एवं प्रयोजनवाद का उदय मिलता है। जो पंत की ये रचना दी है, इसमें कौन सी रचना है जिसमें प्रगतिवाद का तो अंत है और प्रयोजनवाद का क्या है, प्रयोजनवाद का उदय हुआ है। प्रगतिवाद का जो समापन होता है, प्रयोजनवाद का क्या है, वहां से स्टार्टिंग होती है। तो कौन सी इसमें रचना है? पहली रचना है युगांत, सेकंड है युगवाणी, थर्ड है युगांतर और फोर्थ है युगपथ। इसमें से कौन सी रचना होगी? तो प्रगतिवादी का जो उदय, प्रगतिवाद कब से कब तक चलता है? प्रगतिवाद की बात की जाए तो प्रगतिवाद चलता है 1936 से 1943 तक और प्रयोजनवाद 1943 से स्टार्ट हो जाता है हमारा क्या, प्रयोजनवाद। तो यहाँ यह 1943 में प्रगतिवादी का अंत हो रहा था और प्रयोजनवाद का उदय हो रहा था। उस समय पंत जी ने अपनी एक रचना लिखी थी, वह कौन सी रचना थी? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का युगांत। जो युगांत रचना थी वो प्रगतिवाद के अंत और प्रयोगवाद के उदय के समय इसमें मिलता है, इसका लेख है। तो ये युगांत रचना कब लिखी गई थी? 1936 में। बात की जाए तो 1936 में युगांत रचना लिखी गई थी। युगवाणी की बात करें तो युगवाणी 1939 में लिखी गई थी, 1939 में युगवाणी लिखी थी। युगांतर एक बांग्ला भाषा का एक क्रांतिकारी पक्ष वो है। और युगपथ लिखी थी 1948 में, युगपथ रचना लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये रचनाएं सारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं आपसे, सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, आपको रचनाएं याद होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस आलोचक ने सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना है? कौन सा वो है कवि है जिसने सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना है? ऑप्शन फर्स्ट है नंद दुलारे वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त और फोर्थ है आचार्य शुक्ल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा?
तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आचार्य शुक्ल जो थे इन्होंने क्या सुमित्रानंद को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना। छायावाद को क्या बोलते हैं? छायावाद को ही क्या बोलते हैं हम? स्वर्ण का युग बोलते हैं, स्वर्ण युग बोलते हैं छायावाद को। छायावाद में साहित्य की खड़ी बोली का स्वर्ण युग बोलते हैं इसको, छायावाद को। ये शायद छायावाद की बात की तो छायावाद में सुमित्रानंद जो पंत थे इनको क्या प्रतिनिधि कवि माना। और छायावाद की पहली रचना की बात की, छायावाद की पहली रचना थी उच्छ्वास, इसकी पहली रचना थी। और जो अंतिम रचना थी वो कौन सी थी? गुंजन। ये बहुत पूछे जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगे, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो छायावाद की पहली रचना कौन थी? उच्छ्वास। और सेकंड रचना कौन सी थी? गुंजन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य शुक्ल ने इनको क्या बताया? छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण जो दे रखा है वो किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है व्यंजन संधि, सेकंड है यड़ संधि, और थर्ड है दीर्घ संधि, फोर्थ है वृद्धि संधि। तो जो पर्यावरण है किस संधि का उदाहरण है? तो पहले हम लिखते हैं पर्यावरण, हमने लिखा है यहाँ पे पर्यावरण। तब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण, ये इसका संधि विच्छेद, दो शब्दों से मिलकर परिधन आवरण। तो यहाँ से हमको क्या मिलती है? ई मिलती है, और यहाँ से हमको मिलता है अ। ई प्लस अ के मिल से क्या बनता है? या बनता है। तो हमारी ई प्लस आ के मिल से या बनता है। ऊ प्लस असमान स्वर कोई भी हो सकता है, ऊ प्लस आ है, ई है, ऊ है, जो भी इसके क्या बनता है? व बनता है। ऊ से जो भी शब्द असमान स्वर मिले, रे से कोई सब असमान स्वर मिले तो उससे र बनता है। तो ये किस में नियम आते हैं? ये सारे नियम लगते हैं यड़ संधि में। किसमें होता है? ये यड़ संधि में मिलते हैं। वैसे बहुत जगह आप समझे सीधे सा बता दिया जाता है, यदि यार अलावा के आगे कोई आधा वर्ड दिया है तो वो हमारी यड़ संधि होती है। वैसे ये ठीक है, इससे आंसर सही हो जाता है, पर आप रूल से करेंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। नियम से ही करें तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सदैव किस संधि का उदाहरण है? जो सदैव वर्ड है वो किस संधि का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यंजनी संधि, सेकंड है स्वर संधि, थर्ड है विसर्ग संधि, और फोर्थ है हिंदी संधि। तो इसमें सदैव जो है वो किस संधि का उदाहरण है? जब सदैव का हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद निकल के आता है सदा धन एव। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? सदा धन एव। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? अ मिल गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया? छोटी ए मिल गई। जब अ प्लस छोटी ए के मेल होता है तो क्या बनती है? यहाँ पे बड़ी ए बनती है। वृद्धि तो हो रही है ना, सदैव की बात ही तो की गई है। तो सदैव में कौन सी जब वृद्धि हो रही है, आ प्लस ए के मिलने से वृद्धि बड़ी ए बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग की पर्टिकुलर बात की जाए तो वृद्धि संधि किसमें आती है? स्वर संधि का ही भेद होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर संधि। सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। संधियां आपको हर पेपर में मिलती हैं, तो संधियों को कंप्लीट कर लें सारे लोग। संधियां आपको हर कोई भी एग्जाम होता है आपके सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को उसके किस काव्य के लिए मिला था? ऑप्शन फर्स्ट है चिदम्बरा, सेकंड है लोकायतन, थर्ड है कला और बूढ़ा चांद, और फोर्थ है अतिमा। तो सुमित्रानंद पंत जी थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था उनकी किस रचना के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो आपको सही ऑप्शन पता करना है कि इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिदम्बरा जो थी, चिदम्बरा के लिए उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1960 में।
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए। जो लोकायतन है इसमें क्या है, इसमें गांधीवाद प्रभाव विद्वान है इसमें लोकायतन में। अतिमा एक कविता है जो सुमित्रानंद पंत द्वारा ही रचित है, कविता है ये। तो ये जो लोकायतन है ये महाकाव्य है, गांधी के प्रभाव पर विद्वान है, ये 1964 में लिखा गया था लोकायतन। ये क्या है, एक महाकाव्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, गणेश किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है विसर्ग संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है वृद्धि संधि और फोर्थ है दीर्घ संधि। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो जो गणेश है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गणेश का संधि विच्छेद होता है गढ़ धन ईस। गढ़ धन ईस से क्या बन गया, गणेश बनेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से अ मिला और यहाँ से क्या मिल गया हमको, ई मिल गई। जब यहाँ से अ और यहाँ से ई मिली तो क्या बन जाएगी हमारी, ए बन जाती है। क्या बन गई, ए बन जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आ प्लस ई के मिल से ए बन जाए, अ ई और इनके मिल से क्या बन जाए, ए बन की, तो इससे क्या होगा, उ के और असमान स्वर है उसके मिल से क्या बन जाए, ओ बन जाता है। रि के मिल से असमान स्वर से मिलाते तो इससे अर बन जाती है। उ का मेल किससे हो, ओ से हो, चाहे छोटा हो चाहे छोटा ओ होता है, तो उससे मिलके में क्या बनता है, छोटा ओ बनता है, यानी कि ओ बन जाता है। तो इसमें कौन सी संधि होती है, गणेश में यदि हमसे संधि पूछी जाती है तो गणेश में संधि होगी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी कि गुण संधि होगी। गणेश में कौन सी संधि होगी, गुण संधि बनेगी, क्योंकि अ प्लस ई के मिल से क्या बनता है, ए बन गई, छोटी ए। तो इससे कौन सी संधि होगी, गुण संधि कहलाती है। आप सारे नियम पढ़ेंगे तो आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बिना नियम पढ़े जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो संधि इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। यदि आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो संधि आपको समझ में आती रहेगी, क्योंकि संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी का, ये हमारे एग्जाम में आपको मिलती है संधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, इत्यादि का संधि विच्छेद करें। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इत धन आदि। इत धन आदि इसका क्या है, संधि विच्छेद है, ये हमारा सही होता है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं इत प्लस आदि, सेकंड है इत प्लस यादि, थर्ड है इत प्लस आदि और लास्ट ऑप्शन है इत प्लस आदि। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो 10 का राइट आंसर होगा, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, इत धन आदि। यहाँ इत धन आदि की बात की जा रही है, वही क्या हो जाएगा हमारा, इत्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें इसमें संधि पूछ ली जाए तो इसमें संधि होती है यड़ संधि होती है, कि यहाँ से ई मिल गया और यहाँ से क्या बन गया हमारा, आ बन गया। तो यहाँ से ई और आ के मिल से क्या बनता है, या बन जाता है। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तपोवन किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि, थर्ड है विसर्ग संधि और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ये तपोवन का संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होता है, तप धन वन, ये हमारा क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। तो तप धन व है, तो इसमें कौन सी, यहाँ पे आपको सीधी समझ में आ गया, यहाँ विसर्ग लगे हैं तो आपको आंसर भी समझ में आ गया, इसमें कौन सी संधि होगी। ऑप्शन फर्स्ट है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो जब हमें विसर्ग दिख गए हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तपोवन में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है, यानी कि विसर्ग के बाद कोई स्वर मिल जाता है तो इससे क्या बनती है, विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हमारी विसर्ग संधि होती है। पहले फर्स्ट में क्या होना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए, उसके बाद चाहे स्वर आ जाए चाहे उसका मेल व्यंजन से किसी से भी हो जाए, पर बनती क्या है, विसर्ग संधि कहती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी हिंदी की क्लास। 11 ही क्वेश्चन थे आपकी हिंदी की क्लास में। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे संधि देखने को मिली है।
आपको इसमें मैंने क्रिया भी कराई थी, संधि भी कराई हैं आपको इसमें क्रिया और संधि ज़्यादा आपको देखने को मिली है, तो क्रिया और संधि है, रचना भी थी कुछ, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। और आप क्रिया और संधि को मतलब अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो टॉपिक है क्रिया है, संधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि संधि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है खुद में। ये आपको यहाँ से कुछ सारे एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है इसमें से संधि में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास कैसी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।